बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी सहूलियत के लिए हम एल्कीन्स के रिएक्शन को 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो 3 टाइप्स ये हैं: एडिशन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस और पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। सबसे पहले एडिशन रिएक्शंस। ये वो रिएक्शंस हैं जिनमें एल्कीन्स मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड टूटने के बाद ग्रुप्स या एटम्स ऐड हो जाते हैं। इनके एग्जांपल्स में हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रेशन, हेलोजिनेशन और हेलोहाइड्रेशन आते हैं। हम इन तमाम रिएक्शंस को एक एक करके डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस वो हैं जिनमें एल्कीन्स के डबल बॉन्ड के अक्रॉस एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड होता है और नतीजे के तौर पे एल्कीन्स प्रोड्यूस होती हैं। इस प्रोसेस में एक कैटालिस्ट यूज होता है, इसीलिए हम इसे कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। प्रेशर को मॉडरेट होना चाहिए, यानी 1 से 5 एटमॉस्फेयर्स तक। इसमें कौन कौन से कैटालिस्ट यूज होते हैं? प्लेटिनम, प्लेटियम और रेने निकल। रेने निकल को प्रोड्यूस करने के लिए हम निकल एल्यूमिनियम एलॉय को कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करवाते हैं। नतीजे के तौर पर रेने निकल, सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन प्रोड्यूस होते हैं। हाइड्रोजिनेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। 1 मोल एल्कीन की हाइड्रोजिनेशन के रिजल्ट में जो हीट प्रोड्यूस होती है उसे हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। ज़्यादातर एल्कीन्स में एक डबल बॉन्ड की हाइड्रोजिनेशन के रिजल्ट में 120 किलोजोल पर मोल हीट इवॉल्व होती है। अब हम हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन की एग्जांपल्स को कंसीडर करते हैं। हमारे पास एल्कीन 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन है। जब इसमें हाइड्रोजन ऐड कराई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ रेने निकल, तो पाई बॉन्ड टूटने के बाद एक हाइड्रोजन एटम इस कार्बन के साथ अटैच्ड होता है और दूसरा इस कार्बन एटम के साथ। नतीजे के तौर पे हमारे पास आइसोपेंटेन बन जाती है। यहाँ पर बेटा ये नोट कीजिए कि एडेड हाइड्रोजन ग्रीन कलर से शो किए गए हैं। दूसरी एग्जांपल में बेंजीन आती है। बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, इसलिए इसकी कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन के लिए हमें 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे। रेने निकल की प्रेजेंस में हर कार्बन एटम के साथ एक हाइड्रोजन एटम ऐड हो जाता है और नतीजे के तौर पे हमारे पास साइक्लोहेक्सेन आती है। अब हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस की एप्लीकेशन क्या है इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री में इस प्रोसेस को वेजिटेबल ऑयल से मार्जरीन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। नॉर्मली वेजिटेबल ऑयल्स लिक्विड स्टेट में होते हैं। दे आर पॉलीअनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, उनमें बहुत से मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं। जब उनकी हाइड्रोजिनेशन कराई जाती है तो नतीजे के तौर पे सेमी सॉलिड मार्जरीन प्रोड्यूस हो जाता है। लेबॉर्ट्री में हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस की क्या एप्लीकेशन है? लेबॉर्ट्री में ये एक सिंथेटिक टूल के तौर पे यूज़ होता है, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की प्रोडक्शन के लिए हम इसे इस्तेमाल कर सकेंगे। और इसी तरह से ये एक एनालिटिकल टूल के तौर पे यूज़ होता है। अगर हमें ये पता लग जाए कि किसी कंपाउंड की हाइड्रोजिनेशन में कितने मोल हाइड्रोजन्स के यूज़ हुए हैं, तो हम ये बता सकते हैं कि उस मॉलिक्यूल में कितने मल्टीपल बॉन्ड्स हैं। हाइड्रोजन हैलाइड की एडिशन को हाइड्रोहेलोजिनेशन कहा जाता है। ये रिएक्शन तब होता है जब एल्कीन्स हेलोजन एसिड्स के एक्वस सॉल्यूशंस के साथ रिएक्ट करके एल्काइल हैलाइड्स प्रोड्यूस करती हैं। हेलोजन एसिड्स की रिलेटिव रिएक्टिविटी क्या है? हाइड्रो आयोडिक एसिड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बाद हाइड्रोब्रोमिक एसिड और उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस रिएक्शन की जनरल एग्जांपल ये है: एक एल्कीन, हेलोजन एसिड एंड द प्रोडक्ट एल्काइल हैलाइड। हम यहाँ पर स्पेसिफिक एग्जांपल यानी कि ईथीन का रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, जिसके रिजल्ट में इथाइल क्लोराइड प्रोड्यूस हो जाता है। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है? ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में होता है। पहले रिएक्शन में एल्कीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स जो कि न्यूक्लियोफाइल के तौर पे अटैक करते हैं एक इलेक्ट्रोफाइल पर, यानी कि हाइड्रोजन ऑफ हेलोजन एसिड पर। नतीजे के तौर पे हमारे पास एक कार्बोकैटायन और हैलाइड आयन प्रोड्यूस हो जाता है। यहाँ पर बेटा ये नोट कीजिए कि एक कार्बोकैटायन वो कैटायन है जिसमें कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। अब ये इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्यों होती है? यहाँ पर बेटा ये नोट कीजिए
कि हाइड्रोजन के पास बॉन्ड बनाने के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये कार्बन यूज़ करके उसके साथ बॉन्ड बना देगा। नतीजे के तौर पे इस कार्बन एटम पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी। दूसरे स्टेप में हेलाइड आयन जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है कार्बोकैटायन पर अटैक करके एल्काइल हेलाइड प्रोड्यूस कर देगा। अब हम एक रूल की बात करते हैं विच इज़ मार्कोनी-कोव्स रूल, लेकिन उससे पहले हम कुछ एडिशन रिएक्शंस को कंसीडर करेंगे और ये देखेंगे कि व्हाट आर सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल कंपाउंड्स। ये एक सिमेट्रिकल एल्कीन है क्योंकि अगर हम इसको हाफ कर दें तो दोनों पोर्शंस आइडेंटिकल होंगे। इसी तरह से ये सिमेट्रिकल रिएजेंट है क्योंकि अगर हम इसको हाफ कर दें तो दोनों पोर्शंस एक जैसे होंगे। जब सिमेट्रिकल एल्कीन में सिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड होता है तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी हाइड्रोजन कौन से कार्बन के साथ अटैच्ड है। इसी तरह से सिमेट्रिकल एल्कीन में अगर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड किया जाए, ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है क्योंकि इसके दोनों पोर्शंस एक जैसे नहीं होंगे हाफ करने पर। अगर हम इसको हाफ कर दें तो एक साइड पे क्लोरीन चली जाएगी, दूसरी साइड पे हाइड्रोजन विच आर नॉट आइडेंटिकल। इसकी जब एडिशन होती है यहाँ पर तो इससे भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि चाहे क्लोरीन यहाँ पर ऐड हो या यहाँ पर ऐड हो, इस कंपाउंड को हम ये कहेंगे कि क्लोरीन पहली पोजीशन पर अटैच्ड है और इसका नाम हो जाएगा क्लोरोईथेन। अब हम कंसीडर करते हैं एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन। इसमें सिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड होने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा हाइड्रोजन कौन से कार्बन के साथ अटैच्ड है, एक ही प्रोडक्ट पॉसिबल है। असल प्रॉब्लम तब आता है जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन में अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड किया जाता है। इसके रिजल्ट में हमारे पास बेटा दो तरह की प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं, 2-क्लोरोप्रोपेन और 1-क्लोरोप्रोपेन। क्वेश्चन ये आता है कि इनमें से कौन सी प्रोडक्ट बनेगी। ये डिसाइड करने के लिए हम एक रूल की हेल्प लेते हैं विच इज़ कॉल्ड मार्कोनी-कोव्स रूल। ये रूल क्या कहता है? ये रूल ये कहता है कि इन द एडिशन ऑफ एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट to an unsymmetrical alkene, the negative part of the reagent goes to that carbon constituting double bond which has least number of hydrogen atoms. अब हम इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पर। अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, जब इनकी एडिशन होगी तो नेगेटिव पार्ट will go to that carbon atom which has least number of hydrogen atoms. यहाँ पर बेटा ये नोट कीजिए कि there is no hydrogen atom attached to this carbon atom, therefore bromine will attached here. इस तरह से हमारे पास ये प्रोडक्ट नहीं बनेगी बल्कि प्रोडक्ट ये होगी which is in accordance with Marconi-Coves rule. हाइड्रेशन रिएक्शंस वो होते हैं जिनमें वाटर की एडिशन इन्वॉल्व होती है। एल्कीन्स की हाइड्रेशन 2 स्टेप्स में होती है। पहले स्टेप में एल्कीन्स कोल्ड कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बना देती हैं। अब बेटा सल्फ्यूरिक एसिड को देखिए, यहाँ पर नेगेटिव पोर्शन हाइड्रोजन सल्फेट आयन है, यानी इससे हाइड्रोजन को हटा दिया जाए तो remaining portion is called hydrogen sulfate, which is the negative portion, and the positive one is hydrogen atom. This is alkyl hydrogen sulfate, जनरल नेम है। इस पर्टिकुलर केस में इसका नाम हो जाएगा ethyl hydrogen sulfate। सेकेंड स्टेप में ethyl hydrogen sulfate वाटर के साथ 100 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्ट करके एल्कोहल्स और सल्फ्यूरिक एसिड जनरेट कर देगा। यहाँ पर क्या हो रहा है? This hydrogen is adding to hydrogen sulfate ion while hydroxyl group is adding to this ethyl group. Result is the formation of ethanol and sulfuric acid. अगर हमारे पास unsymmetrical alkenes हो तो हम हाइड्रेशन में भी मार्कोनी-कोव्स रूल को अप्लाई करेंगे। हेलोजिनेशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जिनमें एल्कीन्स हेलोजन्स के साथ रूम टेम्परेचर पर किसी इनर्ट सॉल्वेंट जैसा कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में विस्नल डाइहेलाइड्स बना देती हैं। विस्नल डाइहेलाइड्स बेटा वो कंपाउंड्स हैं जिनमें हेलोजन एटम्स एडजेसेंट कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड होते हैं। मिसाल के तौर पे इथीन एक हेलोजन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्ट करके 1,2-डाई हेलो
ईथेन बना देगी। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है? इसके मैकेनिज्म में 2 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। हमें पता है कि ब्रोमीन मॉलिक्यूल एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है क्योंकि 2 ब्रोमीन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 होता है। लेकिन ईथीन के पास अप्रोच करने पर इसकी पोलराइजेशन हो जाती है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स बन जाते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर रिएक्ट करके अटैक करके एक ब्रोमोनियम आयन बना देंगे। ब्रोमोनियम आयन के केस में बेटा ये याद रखिए कि दोनों कार्बन एटम्स इन्वॉल्व हैं एंड दे आर मेकिंग हाफ बॉन्ड ईच विद ब्रोमीन एटम एंड ब्रोमाइड आयन विल आल्सो बी प्रोड्यूस्ड। सेकेंड स्टेप में ब्रोमाइड आयन जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है अटैक करेगा कार्बन ऑफ ब्रोमोनियम आयन पर और उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन एटम की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास फिस्नल डाइहैलाइड बन जाएगा। इस रिएक्शन की सिग्निफिकेंस क्या है? हेलोजिनेशन रिएक्शन में अगर हम ब्रोमीन को यूज़ कर रहे हैं तो ये रिएक्शन हमें किसी भी कंपाउंड में अनसैचुरेशन डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। किस तरीके से? अगर हम किसी सैचुरेटेड कंपाउंड में ब्रोमीन को ऐड करें जो कि एक रेडिश ब्राउन लिक्विड है, तो चूंकि ये किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही इसलिए इस कंपाउंड में एक कलर आ जाएगा, यानी कि हम कहते हैं कि ब्रोमीन का कलर डिस्चार्ज नहीं होगा। लेकिन अनसैचुरेटेड कंपाउंड में चूंकि ब्रोमीन विस्नल डाइहैलाइड बना देगी जो कि इस पर्टिकुलर केस में विस्नल डाइब्रोमाइड हो जाएगा, इसलिए ब्रोमीन का कलर डिस्चार्ज हो जाएगा क्योंकि ब्रोमीन Br2 की फॉर्म में कलर्ड है, इस फॉर्म में कलर्ड नहीं होती। हेलोहाइड्रेशन वो रिएक्शन है जिसमें हाइपोहेलस एसिड यानी HOX ऐड हो जाता है। जब एल्कीन्स हाइपोहेलस एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो नतीजे के तौर पे हमारे पास हेलोहाइड्रिन हासिल होती है। इस रिएक्शन में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स भी रिएक्टेंट बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल सिमिलर कंडीशंस हैं यहाँ तक, बट वी आर यूजिंग अ सॉल्वेंट विच इज अ रिएक्टेंट एज वेल, इथीन, हेलोजन और वाटर। नतीजे के तौर पे क्या होगा? हमारे पास एक हेलोहाइड्रिन बन जाएगी। हेलोहाइड्रिन बेटा वो कंपाउंड है जिसमें एडजेसेंट कार्बन एटम्स के साथ हेलोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होते हैं और दूसरी प्रोडक्ट है हाइड्रोजन हेलाइड। यहाँ पर हेलोजन क्लोरीन भी हो सकता है और ब्रोमीन भी। मिसाल के तौर पे जब ब्रोमीन ऐड होगी तो हमारे पास ब्रोमोहाइड्रिन बन जाएगी और हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन जाएगा। एडिशन रिएक्शंस के बाद अब हम डिस्कस करेंगे एल्कीन्स के ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें कार्बन किसी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसा कि ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है। एल्कीन्स के ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में एपॉक्सीडेशन और ओजोनोलाइसिस डिस्कस होंगे। एपॉक्सीडेशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जिनमें एपॉक्साइड्स बनते हैं। एपॉक्साइड्स क्या होते हैं? ये वो कंपाउंड्स हैं जिनमें एडजेसेंट कार्बन एटम्स एक डायरेक्ट बॉन्ड के साथ साथ एक ऑक्सीजन एटम के थ्रू भी जुड़े होते हैं। इनके लिए हम पर एसिड्स यूज करते हैं जैसे पर ऑक्सी एसिटिक एसिड या पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ an inert solvent which is chloroform in this case. Result is the formation of an epoxide and benzoic acid in this case, and here an epoxide and acetic acid will be formed. ओजोन एल्कीन्स के साथ विगोरस रिएक्शन देती है। इस रिएक्शन में इनिशियली एक मोलोजोनाइड प्रोड्यूस होता है जो कि अनस्टेबल कंपाउंड होता है और ओजोनाइड में रीअरेंज हो जाता है। जब ओजोनाइड की रिडक्शन होती है वाटर के साथ तो नतीजे के तौर पे कार्बोनाइल कंपाउंड और हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड जिंक के साथ जिंक ऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस कर देती है। हम इस रिएक्शन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। इन रिएक्शंस के रिजल्ट में हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। इनिशियली हमने ईथीन की एग्जांपल ली। जब ये ओजोन के साथ रिएक्ट करेगी तो नतीजे के तौर पे पाई बॉन्ड टूटने के बाद ओजोन यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगी। इनकी इस तरह से प्रेजेंस इस मॉलिक्यूल को अनस्टेबल कर देगी, इसलिए इसकी रीअरेंजमेंट कैसे होगी? ये बॉन्ड टूटेगा,
एक ऑक्सीजन यहाँ पर शिफ्ट होगा और बाकी दो यहीं पे अटैच्ड रहेंगे। ओजोनाइड को जब वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो ये वाला बॉन्ड टूट जाता है और ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बना देगा। इसी तरह से ये बॉन्ड टूट जाता है और हमारे पास इस कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड प्रोड्यूस होता है। इसी तरह से इस कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड प्रोड्यूस हो जाता है और फॉर्मेल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड और वाटर बना देती है। ओजोनोलाइसिस रिएक्शन की क्या एप्लीकेशन है? हम इस रिएक्शन को यूज़ करते हुए किसी भी एल्कीन में डबल बॉन्ड की पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं। वो कार्बन एटम जो कि डबल बॉन्ड बनाते हैं ओजोनोलाइसिस के रिजल्ट में कार्बोनाइल ग्रुप्स में चेंज हो जाते हैं, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रिप्लेस हो जाएगा कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से। तो हमें ये कैसे पता लगेगा कि डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? हम ओजोनोलाइसिस की प्रोडक्ट्स को एनालाइज करेंगे और उन्हें ज्वाइन कर देंगे। कैसे? कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को रिप्लेस करके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से। हम इसे एक्सप्लेन करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। सपोज करें हमें एक ओजोनोलाइसिस एक्सपेरिमेंट में दो प्रोडक्ट्स मिलती हैं, एसीटोन और एसीटल्डिहाइड। हमने ये कहा कि वो कार्बन एटम जो कि इनिशियली डबल बॉन्ड बना रहे थे वही कार्बोनाइल ग्रुप्स में चेंज हो गए हैं। तो हम यहाँ से इस बॉन्ड को रिप्लेस करेंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से। नतीजे के तौर पे हमारे पास जो एल्कीन आती है दैट इज 2-methyl 2-butene। अभी हम ये प्रूव करेंगे कि एक्चुअली इसकी ओजोनोलाइसिस से ये प्रोडक्ट्स हासिल होती हैं। हम 2-methyl 2-butene की ओजोनोलाइसिस कराते हैं। इस कंपाउंड में जब डबल बॉन्ड टूट जाएगा तो ओजोन यहाँ पर ऐड होकर मोलोजोनाइड बनाएगा। अनस्टेबल होने की वजह से ये ओजोनाइड में रीअरेंज हो जाएगा। अब इस केस में बेटा क्या हो रहा है, जिंक और वाटर की प्रेजेंस में ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इस्टेब्लिश हो जाएगा। नतीजे के तौर पे हमारे पास एसीटोन और एसीटल्डिहाइड हासिल हो जाएंगे, which are the same products we discussed earlier. लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्कीन जो हमें डिस्कस करना है दैट इज पोलीमराइजेशन। ये वो प्रोसेस है जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स के कंबाइन करने से लार्ज मॉलिक्यूल्स या पॉलीमर्स बन जाते हैं। ईथीन की पोलीमराइजेशन से हमारे पास पॉलीईथीन आती है। इस प्रोसेस के लिए टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए और प्रेशर 100 एटमॉस्फेयर होना चाहिए। यहाँ पर n मोल्स ऑफ ईथीन, जहाँ पर n हंड्रेड्स या थाउजेंड्स में हो सकता है, 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 100 एटमॉस्फेयर पर इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन जो कि 0.1% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज इसकी कंबस्शन हो जाएगी। रिजल्ट के तौर पे हमारे पास एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है जिसे हम पॉलीईथीन कहते हैं। अगर हमें अच्छी क्वालिटी का पॉलीथीन या पॉलीईथीन चाहिए तो इसके लिए हम एल्यूमिनियम ट्राईईथाइल और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड यूज़ करेंगे। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं नेचुरल और सिंथेटिक पॉलीमर्स की। नेचुरल पॉलीमर्स में प्रोटीन्स आती हैं जिनके मोनोमर्स अमाइनो एसिड्स हैं। ये वुड, सिल्क, मसल्स वगैरह में पाई जाएंगी। फिर स्टार्च जिसके लिए मोनोमर यूनिट ग्लूकोज है, वो टेटो और वीट वगैरह में ये पाया जाता है। सेलुलोज जिसकी मोनोमर यूनिट ग्लूकोज है, ये पेपर, वुड, डाइट्री फाइबर में पाया जाता है। डीएनए जिनके मोनोमर्स न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ये क्रोमोसोम्स और जीन्स में पाए जाते हैं। उसके बाद सिंथेटिक पॉलीमर्स में पॉलीईथीन जो कि ईथीन मोनोमर से बनती है, बैग्स, वॉशिंग अप बोल्स वगैरह में पाई जाती है। पॉलीक्लोरोईथीन या पीवीसी जिसका मोनोमर क्लोरोईथीन होता है, ये फैब्रिक कोटिंग्स में, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन और टॉयज में पाई जाती है। पॉलीफिनाइल ईथीन या पॉलीस्टाइरीन जिसके लिए मोनोमर फिनाइल ईथीन है, ये पैकेजिंग वगैरह में पाई जाती है। पॉलीएस्टर जिसके लिए दो मोनोमर यूनिट्स हैं, ईथेन 1,2-डाइओल और बेंजीन 1,2-डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि स्कर्ट्स, शर्ट्स और ट्राउजर्स वगैरह में पाई जाती है। हम एल्कीन्स के रिएक्शंस को इस तरह से समराइज कर सकते हैं। हाइड्रोजिनेशन
के रिजल्ट में एल्केन्स प्रोड्यूस होती हैं। हाइड्रोहेलोजिनेशन के रिजल्ट में एल्काइल हेलाइड्स प्रोड्यूस होते हैं। हाइड्रेशन के रिजल्ट में एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट जो कि वाटर के साथ बॉइलिंग पर एल्कोहल्स देते हैं। हेलोजिनेशन के रिजल्ट में विस्नल डाइहेलाइड्स। हेलोहाइड्रेशन के रिजल्ट में हेलोहाइड्रिन। एपॉक्सीडेशन के रिजल्ट में एपॉक्साइड्स। ओजोनोलाइसिस के रिजल्ट में कार्बोनाइल कंपाउंड्स और पॉलीमराइजेशन के रिजल्ट में पॉलीमर्स प्रोड्यूस होते हैं। कोरेस्पॉन्डिंग जनरल रिएक्शंस या स्पेसिफिक रिएक्शंस भी यहाँ पर गिवन हैं और कंडीशंस भी गिवन हैं। आखिर में आपकी बुक से कुछ क्वेश्चंस, इन्हें सॉल्व कीजिएगा। गुड लक।